देखिए, पीछे के क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता से बहुत सारे प्रश्नों को जाने थे। अब जो हम लोग जानेंगे, यहाँ लिखा है उदाहरण। उदाहरण का मतलब हुआ उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या हुआ? उदाहरण किसी बड़े स्थल की पुरातात्विक रिपोर्ट है ना। एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट। साइट का मतलब स्थल होता है, याद रखिएगा। साइट का मतलब क्या होता है? स्थल होता है। ठीक है, साइट का मतलब क्या होता है? स्थल होता है। साइट का मतलब स्थल होता है। ठीक है, और आपको हम पुरातात्विक का मतलब ही बताए थे, आर्कियोलॉजिकल होता है। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। पीछे हम आपको सिंधु सभ्यता से बहुत सारी और भी बहुत सारी बातों को बताए थे। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे आगे, वो सबसे पहले आप वर्ड देख रहे हैं जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, ANG मजूमदार, याद रखिएगा, ANG मजूमदार, अर्नेस्ट मैके, रविंद्र सिंह बिष्ट, सूरजभान, यज्ञदत्त शर्मा, BB लाल, जगपति जोशी, रंगनाथ राव आदि ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के उपरांत पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इन पुरातात्विक रिपोर्टों में विभिन्न स्थलों पर प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब ये है, अभी जैसे हम RD बनर्जी या दयाराम साहनी, है ना, राखल दास बनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको शॉर्ट में RD बनर्जी भी बोला जाता है। उसी तरह से आप राय बहादुर दयाराम साहनी को भी RD साहनी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि R से हो गया राय बहादुर, D से हो गया दयाराम और S से हो गया साहनी, यानी कि राय बहादुर साहनी और राखल दास बनर्जी। इस तरह से NG मजूमदार, अर्नेस्ट मैके, रविंद्र सिंह बिष्ट, सूरजभान, यज्ञदत्त शर्मा, BB लाल, जगपति जोशी, रंगनाथ राव, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिए हैं, उसके बारे में यह बात बताया जा रहा है कि ये लोग जो है ना पुरातात्विक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किए थे, है ना। क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। क्या प्रस्तुत किए थे? पुरातात्विक रिपोर्ट। बिल्कुल, पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। आगे है, इन पुरातात्विक रिपोर्टों में विभिन्न स्थलों पर प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इन पुरातत्वविदों ने स्वयं भी अपनी रिपोर्टों में कुछ प्राप्त वस्तुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ तक समझ गए। इन्होंने वर्तमान में प्रचलित सामग्री से यहाँ प्राप्त सामग्री की तुलना कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान के अन्य विद्वानों ने भी अपना पृथक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इससे पहले जो हम प्रश्न पढ़े थे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल पढ़े थे ना, उसमें जैसे कि आपको सर जॉन मार्शल जो थे या अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स, और उसी तरह से जो है सो विभिन्न पुरातत्वविद जो है वो सिंधु सभ्यता काल अलग अलग बताया है। तो उसी तरह से कह रहा है कि यहाँ भी जो पुरातात्विक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, वो जो भी रिपोर्ट मिला वो सब एक दूसरे से अलग था, पृथक था। चूंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण लाइन है ये कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकती। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिपि लिखी गई उसको पढ़ी नहीं जा सकी। तो समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, जैसे इंडियन डॉक्टर का होता है। भारत का जो डॉक्टर दवा का नाम लिखता है वो किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो समझ लीजिए कि इसी तरह से जो है सो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी ना, वो किसी के द्वारा आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कोई इसमें कैपेबल ही नहीं हुआ, कोई इसको पढ़ ही नहीं सका। तो बताइए किस काल की सभ्यता को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ सके हैं? अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा काल का सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछ दे कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है वो किस पुरातत्वविदों के द्वारा दिया गया, तब क्या बताइएगा? नहीं, REM व्हीलर। क्या है? REM व्हीलर। ठीक है। और इसके बाद कार्बन 14 विधि के द्वारा भी जो आपको सर्वमान्य तिथि बताया गया है, इसको भी सबसे अधिक मान मिला है। ठीक है, यहाँ तक जो बताइए हड़प्पा सभ्यता की लिपि
अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी ना। आगे है, अतः सभी निष्कर्षों पर अनुमान और जितना भी निष्कर्ष है वो सब किस पर आधारित है? सही बता रहे थे, बताइए। अनुमान पर। किस पर आधारित है? अनुमान पर, मतलब गेस पर। लोग ऐसा गेस करता है, जैसे आप लोग गेस करते हैं ना। अभी 2 दिन पहले गेस किए थे आप, और वही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनुमान आप लगाए हुए थे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। इसी कारण यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बारे में कुछ मतभेद भी है ना। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे अगर कोई बोल दे कि लड़का और कोई बोल दे लड़की, अब किसी एक का बात नहीं हुआ तो दोनों में क्या होगा? मतभेद होगा। तो बस वही बात है, दोनों का मत विभेद हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग हो जाएगा। मत मतलब होता है ये मति, बुद्धि, और भेद मतलब होता है अंतर, यानी कि बुद्धि में अंतर, समझ में अंतर। कहने का मतलब उसी को कहता है मत भेद। तो वही बताया कि पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें से किसी विद्वान के द्वारा कोई और बात कहा जा रहा है, किसी विद्वान के द्वारा कोई और बात कहा जा रहा है। और ये प्रश्न आपको खूब अच्छा से पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो किसी ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित था, किसी ने कहा अकाल पड़ गया, तो किसी ने कहा कि यहाँ पर जो है बराबर भूकंप आता रहता था, किसी ने कहा कि यहाँ सिंधु नदी उफान हो गई। मतलब सभी इतिहासकारों का, सभी पुरातत्वविदों का विचार जो है अलग अलग दिख रहा है, जिसके कारण से सभी विद्वानों के विचारों में क्या है? मतभेद है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो जितना भी निष्कर्ष निकला है सब किस पर आधारित है? अनुमानों पर आधारित है। इसी कारण यहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बारे में कुछ मतभेद भी है, मगर अधिकांशतः विद्वानों की राय प्रायः एक सी रही है, ठीक है। कहता है कि दो सभी के विचारों में मतभेद है, लेकिन कहता है अधिकांशतः मतलब मैक्सिमम जो है विद्वानों की राय मतलब क्या होता है? विचार। उस विचार में समानता देखने को मिली है। अरे हम तो कहते हैं कि एक वैज्ञानिक का जो तिथि देखा होगा ना, तो दूसरा वैज्ञानिक उसी को देख करके वही बोल दिया होगा। ये भी तो हो सकता है, नहीं समझे? और बच्चे सवाल बनाते हैं तो दूसरे को देख करके बना देते, क्या बनाते हैं? और जब आप गलत पकड़ते हैं तो दोनों का पकड़ लेते, कहते कि दोनों देख करके बनाया था। कैसे पकड़ लेते हैं आप? दोनों का सेम जगह। तो बस वही बात है, बात समझ रहे हैं? आइए अब आपका अगला पॉइंट है प्रख्यात पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके। इसके बारे में हम चर्चा किए थे, ठीक है। क्या नाम था? अर्नेस्ट मैके महोदय, है ना। अर्नेस्ट मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो, किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। तो चलिए आगे हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है? चलिए, मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर 1937 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदड़ो प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फर्दर मैके को यहाँ एक वर्तमान की पत्थर की चक्की की तरह एक अवतल पत्थर मिला था। अब ध्यान दीजिए, हम आपको पत्थर भी आपको दिखाएंगे कि वह पत्थर किस तरह का था। जैसे सिलवट होता है ना, सिलवट समझते ना, सिलौटी जिसको बोलते हैं। तो सिलौटी जो होता है तो उसमें उसका आकार कैसा होता है बताइए? बीच में थोड़ा सा घिसा रहता है नहीं, और दोनों और ऊपर और नीचे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है कि नहीं? घिसते घिसते बीच वाला घिस जाता है ना, और ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा उठा हुआ रहता है। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये पत्थर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो ये बीच का भाग है, ये थोड़ा सा धंसा हुआ है, और वहीं ये दोनों किनारा का भाग जो है थोड़ा सा क्या है? उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है सो यहाँ पर एक ये इसको क्या बोलेंगे? सिलवट बोलेंगे। और ये क्या है? ये छोटा सा पत्थर, इसको क्या बोलते हैं बताइए? लोढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोढ़ी। इसलिए इसको बनाता है लोढ़ी सिलौट। कहने का मतलब लोढ़ी सिलौट, जो छोटा वाला जो पत्थर उसका लोढ़ी बनाता है, और जो जिस पर हम लोग सामान को रख करके पीसते हैं उसको क्या बनाता है? सिलौट। तो इसलिए इसका नाम जो है ना, याद रखिएगा कि मैके द्वारा, मतलब अर्नेस्ट मैके जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के बाद उन्होंने क्या किया, तो उनको एक पत्थर की चक्की प्राप्त हुई जिसे अवतल चक्की नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अवतल चक्की। मैके को यहाँ की वर्तमान पत्थर की एक चक्की की तरह जो है एक अवतल चक्की मिली, ठीक है। और जानते हैं एक बात,
अवतल पत्थर के बारे में हम आपको एक बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आपके मन में यह उत्पन्न हुआ होगा कि इसका नाम अवतल चक्की क्यों कहा गया। तो अवतल चक्की इसलिए कहा गया कि 10वीं क्लास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण या उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़े होंगे। तो अवतल लेंस की खासियत क्या है कि उसके बीच वाला भाग जो होते हैं ना, जैसे चश्मा से बहुत सारे व्यक्ति लगाए होते हैं ना, तो देखिएगा जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस की जरूरत होती है। और अवतल लेंस जो होता है वह आपको किनारा का भाग उसका क्या होता है, मोटा होता है, और बीच का भाग जो होता है ना वो धसा हुआ रहता है, बीच का भाग थोड़ा घिसा हुआ नजर आता है। तो ठीक उसी तरह से ये चक्की था, बीच का भाग धसा हुआ और किनारा का भाग मोटा मोटा था, मतलब कि उबड़ा उबड़ा था। इसी से पकड़ में आ गया कि यह इसलिए इसका नाम रख दिया अवतल चक्की। क्या नाम रख दिया, अवतल चक्की। बात समझ गए। तो बताइए कि अवतल चक्की का जो है सो खोज का श्रेय किसको दिया जाएगा, अर्नेस्ट मैके को दिया जाएगा। ठीक है, कहता है कि मैके को यहाँ एक वर्तमान पत्थर की चक्की मिली थी और वो पत्थर की चक्की एक अवतल पत्थर मिला था। ठीक है, की तरह एक अवतल पत्थर मिला, साथ ही सील पर बट्टे की तरह, है ना, जिसको आप लोढ़ी बोलते हैं उसको क्या कहा गया, बट्टा, है ना, सिलबट्टी जो बोलते हैं हम लोग। तो सील पर बट्टे की तरह एक पत्थर भी रखा हुआ था। उन्होंने इसे अवतल चक्की की संज्ञा देते हुए लिखा है कि अवतल चक्की यहाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि अन्न पीसने का ये एकमात्र साधन था। मतलब बात समझ में आया। उस चक्की से क्या स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के समय में वस्तुओं को पीसने के लिए जो है तो यह एक साधन था। बात समझ गए। ये चक्कियाँ साधारण रूप से कठोर, अब पत्थर है तो कठोर होगा ही, पथरीले आग्नेय चट्टान बलुआ पत्थर द्वारा बनी हुई थी। इनके अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन पत्थर की चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, है ना, इस चक्की के जो तल हैं वो सामान्यतः क्या है, उत्तल है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा सोचिए, तल का मतलब क्या होता है, नीचे होता है ना। तो देखिए कहते हैं इस चक्कियों का तल का मतलब चक्की तो बीच में धंसा हुआ है, तो जहां धंसा हुआ है उसका उल्टा जो आप देखिएगा तो वहां उभरा हुआ नजर आएगा ना जी। नहीं समझे मेरा बात, समझ गए। हाँ, तो वही बात, इसलिए कहता है कि ये जो है ना, इन पत्थर की चक्कियों के तल जो थे समानतः उत्तल थे। कैसे थे, उत्तल। अतः निश्चित तौर पर इन्हें भूमि अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। यानी कि अब इसे स्पष्ट हो रहा है कि थोड़ा जो निकला हुआ भाग है उसको पृथ्वी के मुकाबले करके रखा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा गाड़ करके दबा करके रखता होगा ताकि यह हिल डोल ना सके। जैसे कि पहले जो होता था जांता जो रहता था, तो जांता में लोग क्या करता था, उसके बीच में एगो लकड़ी का भाग लकड़ी लगा करके और थोड़ा सा जो निकला हुआ भाग होता था उसको क्या करता था, उसको धरती में धंस करके धरती में दबा करके, है ना, उसको सेटिंग करके रखा जाता था ताकि वो चक्की जो जब चले तो हिल डोल ना करे। नहीं समझ रहे मेरी बात, चलिए इसके बाद है, अतः निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह हिल न सके। यहाँ दो प्रकार की चक्की मिली है। अब बताइए कि यहाँ पर कितने प्रकार की चक्की मिली है, दो प्रकार की चक्की मिली थी। एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर, एक में ऊपर वाला जो होता है सिल, ये जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बताइए, जस्ट बताए थे उसको, सिलबट, बट्टा के जैसा छोटा सा ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था। बात समझ में आ गया। पत्थर छोटा वाला होता है सिलबट पर, तो उसको हम लोग आगे पीछे करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे कोई मिर्च वगैरह जब पीसते तो आगे पीछे करते हैं कि नहीं करते हैं, वही बात है। इससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया है। और सीधी सी बात है, जब आप सिलबट उसको बट्टा से जो घसते हैं सामान को, तो बीच वाला पत्थर क्या होता है, खोखला होता है, मतलब खाली होते जाता है ना, घिसता है कि नहीं, वही बात है। इससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी जो कि जिनमें ऊपर वाला पत्थर द्वारा जड़ी बूटी और मसालों को कूटा जाता था। ठीक है, ऊपर वाले पत्थर के द्वारा जड़ी बूटी और मसालों को कूटा जाता था। बस इसमें सिंपल बात इतना ही याद रखिएगा कि अवतल चक्की का जो नाम अवतल चक्की दिया गया उसका कारण क्या था, तो क्योंकि उसके बीच वाला भाग धंसा हुआ था और दोनों किनारा का भाग जो था वो उठा हुआ था। मतलब कि किनारा का भाग उसका उत्तल नजर आ रहा था
उठा हुआ नजर आ रहा था, बीच वाला भाग धंसा हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से इसका नाम अवतल चक्की दे दिया। और इस पर यह देखा गया कि एक जो है बड़ा सा पत्थर था और एक छोटा सा पत्थर था। जो बड़ा सा पत्थर पर छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसको एगो को लोरी मान लिया गया और एगो सिलौट मान लिया गया, है ना। और इस पर जो है क्या किया जाता था, तो वस्तुओं को पीसा जाता था। ऐसा हड़प्पा सभ्यता का क्या है, अनुमान है। क्या है, अनुमान है। आइए आगे है, अर्नेस्ट मैके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई पर प्रस्तुत इस रिपोर्ट में वर्तमान की चक्कियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के उत्खनन से प्राप्त इसी के अनुरूप पत्थर की आकृति को चक्की की संज्ञा देते हुए उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग। कहने का मतलब यह है कि इतिहासकारों के द्वारा, किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बना है वह किसके आधार पर बना है। हम बताए थे पहले चैप्टर के शुरुआत में बताए थे कि यह पुरातत्व के आधार पर, यानी कि आर्कियोलॉजी के आधार पर जो है इस इतिहास का निर्माण हुआ है। मतलब हड़प्पा के जो भी कंटेंट का, जो भी बातों का निर्माण हुआ है, जो लिखा गया है इतिहास में, वो सब किस आधार पर, तो पूरा तत्व के आधार पर। पूरा बताइए, पूरा तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे, आगे है यूटिलाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट बाय हिस्टोरियन इन हिस्ट्री राइटिंग। बात समझ में आ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट बाय हिस्टोरियन इन हिस्ट्री राइटिंग। कहने का मतलब इतिहासकारों के द्वारा जो कुछ भी इतिहास में लिखा गया है वह आपको पुरातत्व के आधार पर ही लिखा गया है। ये बात पहले से पता है। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे ही लिखा गया है। देखिए, विभिन्न पुरातत्वविदों द्वारा उत्खनन के बाद बहुत सारे पुरातत्वविद जो उत्खनन किए, उत्खनन का मतलब खुदाई किए, उसके बाद पुरातात्विक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इन्हीं रिपोर्टों से पता चलता है कि इन्हें स्थल विशेष के उत्खनन से क्या क्या पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। कुछ सामग्री का विश्लेषण तो अर्नेस्ट मैके महोदय की भांति पुरातत्वविद स्वयं कर देते हैं एवं कुछ सामग्री का मात्र उल्लेख ही रहता है। बात समझ रहे हैं। सामग्री का मात्र उल्लेख ही रहता है। इनकी रिपोर्टों का अध्ययन कर इतिहासकार उस स्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास करता है। आगे है, पुरातत्वविद एवं इतिहासकार उत्खनन में प्राप्त सामग्री की उपयोगिता का अनुमान वर्तमान में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी तुलना कर लगाते हैं। पुरातात्विक सामग्री की समग्रता में अध्ययन कर किसी भी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण इतिहास इसी प्रकार इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। इसके लिए इतिहासकार और पुरातत्वविदों को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ता है, अर्थात वे वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत अच्छा लाइन है, कि वे वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे अभी वो खुदाई किया और खुदाई करने के बाद जो वस्तु मिला वह जिस प्रकार का देख रहा है उससे अनुमान लगा लेता है कि वह जो है सो किस समय का है और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था या समाज की व्यवस्था कैसी थी नहीं थी, वो अनुमान लगाता है। तो वर्तमान में जो मिलता है उत्खनन के बाद उसको देख करके इतिहास बनाता है ना। वही बात कह रहा है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब वर्तमान को देख करके इसके बाद अतीत का अध्ययन हम लोग करते हैं। आइए आगे है, मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा, बोलेंगे जरा, 39 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार मिला है। अब तो स्नानागार बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन याद रखिएगा कि उस स्नानागार की जो लंबाई थी वो आपको सबसे पहले तो यह स्नानागार कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो में ये पहले से पता है। कहता है कि मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा है, 39 फीट लंबा है, 25 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। याद कीजिए 39, 25, 8, बोलिए 39, 25, 8। मतलब देखिए सबसे पहले इसको लंबाई चौड़ाई के बारे में, ऊंचाई के बारे में बता देते हैं आपको। लंबाई हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, ये चीज याद रखिएगा। तो हम आपको क्या बताएं, 39, 25, 8, बोलिए 39, 25, 8। 39, 25, 8। अब बताइए 39 क्या होगा, लंबाई होगा, और चौड़ाई क्या होगा, लंबाई के बाद जो होता है ना चौड़ाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
मतलब लंबाई से हमेशा लेकिन चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। इसलिए बताइए कि चौड़ाई क्या होगा, 25 फीट, और ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा 8 आपको 8 फीट। ऊंचाई का कोई ठीक नहीं होता है कि वो आपको बड़ा होगा या बराबर होगा, उसका कोई ठीक नहीं होता है। लेकिन ये चीज याद रखिए कि लंबाई से हमेशा छोटा रहेगा, लंबाई से हमेशा चौड़ाई भी और ऊंचाई भी दोनों छोटा रहेगा। ठीक है, तो लंबाई की स्नानागार की लंबाई कितनी थी, 39 फीट, और चौड़ाई कितनी थी, और उसका गहराई कितना था, 8 फीट। बात समझ गए। हम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्नानागार के बारे में, स्नानागार के बारे में। तो बताएंगे आप कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार जो मिला था वो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, बताइए फटाफट से। लंबाई थी 39 फीट, चौड़ाई थी 25 फीट और गहराई थी 8 फीट। 8 फीट। बात समझ गए, याद रखिएगा। इसके बाद यह भी कहता कि यह अनुमान ही लगाया गया है, यह जो है अनुमान लगाया गया है। यही है वो स्नानागार जो कि आप देख रहे हैं 39 फीट लंबा है। वही अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 25 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। अनुमान लगाया गया है कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के समय उपयोग में लाया जाता होगा। ये आपको पहले से ही पता है कि स्नानागार का यूज कब किया जाता है। जैसे आप देखिएगा गांव घर में, ग्रामीण इलाकों में जिस समय जैसे कि छठ रहता है या रवि शनि का पवनी जो रहता है, पर्व जो रहता है, तो लोग सब नहाने के लिए और पूजा करने के लिए कहाँ जाता है, पोखर में या नदी में जाता है ना। पोखर में, नदी तो गांव घर में नहीं मिलता, पोखर मिलता है ना, तालाब मिलता है, तो वहां पर जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो स्नानागार मिला था जिसकी लंबाई थी 39 फीट, चौड़ाई थी 25 फीट और गहराई थी 8 फीट। तो ये स्नानागार के बारे में ऐसा माना गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान के समय, मतलब कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य होता था ना, उस समय में आपको इस स्नानागार का यूज किया जाता था। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे है कालीबंगान से अग्निकुंड। कालीबंगान से क्या मिला है, अग्निकुंड। लोथल से मिली है बेदिया, मतलब अग्निकुंड जो मिली है वो कालीबंगान से। अब इसको भी याद रखना तो बड़ी आसान है कि देखिए अग्निकुंड है ना, वो कुंड जो है वो अग्नि का है। अब देखिए आग के अगल बगल में जो हम लोग रहेंगे तो आपका चेहरा तो काला हो जाएगा, क्योंकि आग जो जलेगा वहां पर मान के चलिए तो उसका धूल पड़ेगा ना, राख पड़ेगा ना। राख कैसा होता है, काले ना होता है। इसलिए याद रखिए कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। वो लोथल से क्या मिला है, तो बेदिया है ना। देखिए एक नहीं याद है तो ऐसे समझिएगा, हम एक वीडियो देखे हुए थे यूट्यूब पर जिसमें देखे थे कि एक व्यक्ति रामायण पढ़ते पढ़ते जो है ना वो रामायण डायरेक्ट पढ़ने लगा 2-4 दिन तक कि 5 दिन तक, और उसके कारण से क्या हुआ कि उसका शरीर जो हो गया, क्या हो गया, लोथ हो गया। तो क्या पढ़ रहा था 4-5 दिन तक लगातार, वेद पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, वेद। तो सोच लीजिए कि अगर वेद ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि बेदिया कहाँ से मिला है, लोथल से। और अग्निकुंड कहाँ से मिला है। चलिए आगे है, वे भी यहाँ होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बेदिया मिला और अग्निकुंड मिला, इससे स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होता था। क्योंकि आज आप देख लीजिएगा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, अष्टयाम, नवाह या कोई पूजा होता है तो उसमें अग्निकुंड बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, जिसमें स्वाहा स्वाहा करता रहता है। बात समझ में आ रहा है। और बेदिया मतलब जो है आपको, बेदिया मतलब भी तो समझते होंगे, शादी विवाह में बेदिया बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इस बेदिया से और अग्निकुंड से यह पता चलता है कि जरूर इस स्नानागार का उपयोग जो है सो आपको धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, आगे है, कुछ मोहरों पर धार्मिक अनुष्ठान संबंधी चित्र मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में एक आदमी की पाषाण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक आदमी की कौन सी मूर्ति मिली है, पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। पाषाण की मूर्ति मिली है। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित पुरातात्विक सामग्री की बहुलता को देखते हुए इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। बात समझे, कहने का मतलब वहां पर देखिए, अब एक ही जगह पर एक बात बताते हैं। सीआईडी देखते थे, सीरियल जो सीआईडी था देखे थे। अब मान के चलिए कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर आलू का आप खेती देखते हो, प्याज का खेती देखते हो, तो आप उससे क्या अनुमान लगाएं कि शायद यहाँ पर कोई किसान लोग रहता है। किसी के दरवाजा पर बैल हो, भैंस हो, तो इससे आप क्या पकड़िएगा कि यह किसान आदमी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से कहता है कि ये जहाँ पर ये मिला है स्नानागार, जहाँ पर मिला था अग्निकुंड,
वहाँ पर मिला था जी। जहाँ पर मिला था अग्निकुंड, जहाँ पर मिला था बेदिया, बेदिया। तो वहां से स्पष्ट ये हुआ था कि यहाँ पर कोई जरूर धार्मिक अनुष्ठान रहते थे। होता था, धार्मिक अनुष्ठान पर कोई कार्यक्रम किया जाता था। उसी तरह से उसके अगल बगल में ही एक प्राप्त हुई है वस्तु, और वह वस्तु कौन सा था? तो पाषाण का एक मूर्ति था। उस मूर्ति से यह स्पष्ट होता है कि शायद यह मूर्ति जो है पूजा कराने वाले व्यक्ति का होगा। तो पूजा कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? मौलाना कहते हैं, यानी कि पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि पाषाण की मूर्ति जो मिली है वो आपको पुरोहित राजा की मूर्ति मान लिया गया, ऐसा मान लिया गया। कहाँ पर मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में एक आदमी की मूर्ति मिली है जो कि पाषाण की थी, तो इसलिए उस पाषाण की मूर्ति को क्या मान लिया गया? तो वो पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, मतलब पुरोहित राजा उनको मान लिया गया। आइए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहित राजा थी। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस सभ्यता के समकालीन थी? तो वहां पर याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी या नहीं थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इसके समकालीन जो एक सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया, क्या कौन सा सभ्यता? हाँ बिल्कुल, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। वहीं अगर ये बात पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसके समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता जो थी उसके समकालीन वह नहीं थी। मतलब ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और यहीं पर प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता वो किस किस सभ्यता के समकालीन थी? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आप मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया, बात बराबर है, मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के समय में थी। वहीं मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी। बताइए कौन कौन सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। और कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। आइए तो कहता है चूंकि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी पुरोहित राजा होते थे, अतः हड़प्पा सभ्यता में भी इसे पुरोहित राजा मानते हुए एक अनुमान प्रतिपादित किया गया है कि संभवतः इस सभ्यता में पुरोहित राजा रहे होंगे। इसी आधार पर मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि एक विशाल भवन कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। विशाल भवन को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। जिस तरह से आप देखे थे कि एक मूर्ति मिली थी और वो जो मूर्ति थी वो किसकी बनी होती थी? पत्थर की, पाषाण की। तो वो जो पाषाण की मूर्ति मिली थी उसको राजा पुरोहित की संज्ञा दी गई। संज्ञा देने का मतलब उसका नाम दिया गया कि शायद हो सकता है कि ये पत्थर है ना एक पुरोहित का मूर्ति होगा, ये ऐसा अनुमान लगा लिया। फिर हम आगे देखें कि विशाल भवन को एक राजप्रसाद मान लिया गया। क्या मान लिया गया? राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। किसको? विशाल भवन को। आइए अब जो हम लोग पढ़ेंगे यह है हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे। आइए इसके बाद है देखते हैं नीचे क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो टॉपिक बता रहा है वो किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर। डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है बताइए? निर्देशक। डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है? निर्देशक होता है। तो डायरेक्टर जनरलों में कनिंघम, मार्शल और व्हीलर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर के रूप में जो किस किस को जाना जा सकता है? कनिंघम को, मार्शल को और व्हीलर को। और यही व्हीलर थे जो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि में भी योगदान दिए थे, जो कि बताए थे 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर के रूप में कनिंघम को, मार्शल को और व्हीलर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इसके बाद है आपको एक नंबर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ए कनिंघम। ए का मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम। ए का मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम ही थे, याद रखिएगा। तो बताइए एक बार फटाफट से कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बोलिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बोलिए फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो
पहला डायरेक्टर थे, प्रथम डायरेक्टर थे, उसका क्या नाम था? ए कनिंघम। ए कनिंघम। ए से एलेक्जेंडर कनिंघम। बात समझ गए? आरंभिक बस्तियों की जानकारी के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों की वृत्तांतों का अध्ययन किया। आरंभिक बस्तियों की जानकारी के लिए, है ना, उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का क्या किया था? अध्ययन किया था। बात समझ गए? मतलब आरंभिक बस्तियों का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में जैसे हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ था ना, उसी तरह से शुरुआती बस्ती जो उसको मिला था शुरुआत के समय में, तो उसकी जानकारी के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन किया था। मतलब चीनी यात्री जो भारत आए थे और वो भारत आने के बाद कुछ जो यहाँ के बारे में क्या कर दिए थे, वो लिख के गए थे। अरे जब बाहर से विदेश लोग भारत में आते थे ना, तो यहाँ के बारे में कुछ न कुछ लिखे हुए थे, तो उसका अध्ययन करके इसके बाद इतिहास को, है ना, जानने का प्रयास किए थे। कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। चीनी बौद्ध यात्रियों की वृत्तांतों को अध्ययन किए थे। कनिंघम की रुचि सांस्कृतिक महत्व की पूरा अवशेष खोजने में अधिक थी। कनिंघम की रुचि क्या चीज में थी? तो सांस्कृतिक महत्व, मतलब संस्कृति के बारे में जानने का, कि कहाँ का कल्चर क्या था, कहाँ की संस्कृति क्या थी, उसके बारे में जानने का उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। उनकी रुचि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एवं उसके बाद के पुरातात्विक अन्वेषणों में भी थी। हड़प्पा के अवशेषों का विवरण न तो चीनी यात्रियों हड़प्पा के अवशेषों का विवरण न तो चीनी यात्रियों ने किया, हड़प्पा के अवशेषों का विवरण नहीं तो चीनी यात्री ने किया, और नहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के थे। ठीक है, यहां तक समझ गए? हड़प्पा के अवशेषों का विवरण न तो चीनी यात्रियों ने किया, न ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के बाद थे, इसलिए कनिंघम की रुचि के ढांचे में यह शामिल नहीं था। आगे है, एक बार एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक मुहर दी। कहानी सुनिएगा जरा। एक बार अंग्रेज ने कनिंघम को क्या दिया है? एक सील दिया, यानी कि एक मुहर दिया, जो हड़प्पा सभ्यता की थी। उन्होंने अपनी रुचि के कालखंड में इसे रखने की कोशिश की, मगर असफल रहे। सफल होते भी कैसे? यह हड़प्पा काल की जो सफल होते भी कैसे, कहने का मतलब वो सफल भी कैसे हो सकते थे? वो जो है, जब अंग्रेज के द्वारा कनिंघम को एक मोहर दिया गया, तो वो मोहर को जो है ना, वो उस मोहर से वह संस्कृति की जानकारी लेने का प्रयास किए, कालखंड की जानकारी लेने का प्रयास किए कि यह किस काल का मोहर है, लेकिन इसको पढ़ने में वो क्या हो गए? असमर्थ, असफल हो गए। अब असफल क्यों हुए? तो वही लिखा है कि सफल होते भी कैसे, कहने का मतलब वो सफल भी कैसे हो सकते थे, क्योंकि वह जो मोहर था वह किस काल का था? हड़प्पा काल का था। और हड़प्पा काल के बारे में अभी क्या बताया है कि हड़प्पा काल की लिपि को, हड़प्पा काल के मोहर को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसलिए वो जो अंग्रेज उनको दिए थे, क्या दिए थे? मोहर दिए थे, उसको वह पढ़ने में असफल हो गए। कौन पढ़ने में असफल हो गए? एलेक्जेंडर कनिंघम जी। अब पढ़ेंगे हम लोग जॉन मार्शल के बारे में। तो आइए देखते हैं जॉन मार्शल से संबंधित क्या तथ्य है। जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता का खोज करके घोषणा किया था। याद रखिएगा कि ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, कब बने थे? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। कब बने थे? 1924 ईस्वी में, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर के रूप में जॉन मार्शल कब बने थे? 1924 में। वही अगर हम बात करें एक कनिंघम की, तो एक कनिंघम जो थे वह आपको एक कनिंघम जो है यह भी आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर बने थे। इसका मतलब है कि जॉन मार्शल जो बने थे वह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दूसरे डायरेक्टर बने थे। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि एक कनिंघम जो बने होंगे वो 1924 ईस्वी से पहले बने होंगे, तभी तो प्रथम डायरेक्टर बने थे। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर कौन बना था? ए कनिंघम। और वैसे भी अगर नहीं याद रहे तो ए फॉर एप्पल, और ए जो होता है वो ABCD का पहला लेटर ना है, तो पहला से याद रखिएगा। पहला मतलब प्रथम डायरेक्टर कौन बने थे? तो ए कनिंघम। ए कनिंघम, प्रथम लेटर ए होता है, इसलिए प्रथम
डायरेक्टर जो बने थे वो एक कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। बात समझ में कुछ आ रहा है? चलिए, जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल। जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की थी। इस तारतम्य में SN राय ने लिखा है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। SN राय क्या लिखा है बताइए? SN राय ने लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इस प्रकार विश्व को मेसोपोटामिया, देखिए कहीं कहीं मेसोपोटामिया देखने को मिलता है तो कहीं कहीं मेसोपोटामिया, वैसे शुद्ध इसको लेकर के चलिएगा मेसोपोटामिया। क्या शुद्ध लेकर के चलिएगा? मेसोपोटामिया, है ना। इस प्रकार विश्व को मेसोपोटामिया की समकालीन एक नवीन सभ्यता की जानकारी मिली। उनके कार्यों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको बताए थे कि प्रश्न ये रहता है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, जबकि ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो पहले बता दीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम निर्देशक कौन थे? एक कनिंघम थे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वितीय डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। कब बने थे? 1924 ईस्वी में। चलिए आगे है, भारत में कार्य करने वाले वे पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उन्होंने इससे पूर्व यूनान और क्रीट में काम किया था। यानी कि जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ उसमें जो भाग लिए हैं, उससे पहले वो कहाँ पर काम किए थे? यूनान में और क्रीट में। कहाँ काम किए थे? यूनान में और क्रीट में काम किए थे। और इनका काम ही वही था, मतलब कि पैशन था। पैशन मतलब पेशा था। क्या था? पेशा। वहाँ उनका पेशा ही था कि पुरातत्व का खोज करना, यानी कि पुरातत्वविद थे वो। कौन थे? जॉन मार्शल। वहाँ का अनुभव यहाँ काम किया और वहाँ जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था वहाँ का, वो अनुभव यहाँ पर काम कर गया। बात समझ में आया? तो बताइए कि जॉन मार्शल जो पुरातत्वविद का काम किए थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उससे पहले वो कहाँ पर ये काम किए थे पुरातत्वविद वाला? यूनान और क्रीट में काम किए थे। ठीक है। कनिंघम की भांति उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। जिस तरह से कनिंघम को था, क्या चीज में था बताइए? कनिंघम को था संस्कृति की जानकारी लेने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे वो। उसी तरह से ये जो जॉन मार्शल थे, इनको भी आपको जो है बड़ी दिलचस्पी थी इतिहास को जानने में। मार्शल की उत्सुकता दैनिक जीवन की पद्धतियाँ जानने में भी थी। और मार्शल की जो उत्सुकता थी वो दैनिक जीवन की पद्धति, मतलब दैनिक जीवन का मतलब डेली एक्टिविटी। अभी जो कैसे अपने साथ खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, तो इन सब बातों की जानकारी जो मिलती है तो उसी को हम लोग दैनिक एक्टिविटी कहते हैं। दैनिक एक्टिविटी मतलब जब सुबह उठते हैं और रात के सोते समय तक आप दिन में जो कुछ भी करते हैं ना, दिनचर्या, उसको हम बोल सकते हैं, या दैनिक जीवन की पद्धति भी हम लोग बोल सकते हैं। पद्धति मतलब सिस्टम, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम सब के बारे में वह जानने के प्रति बड़ा ही उत्सुक रहता था। कौन? जॉन मार्शल। देखिए, अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो वह संस्कृति को जानने में रुचि लेते थे, और यदि हम बात करें जॉन मार्शल की तो वह दैनिक जीवन की पद्धति के बारे में जानकारी रखने में बहुत ही ज्यादा रुचि लेते थे। आगे है, दूसरा है आपको उत्खनन में स्तर विन्यास का ध्यान रखना होता था। बात समझ में आ रहा? अब स्तर विन्यास के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। स्तर विन्यास का मतलब बताए थे काल खंड को निर्धारित जो किया जाता है। तो स्तरीकरण के बारे में बताए थे आपको कि काल निर्धारण जो किया जाता है ना, जिस सिद्धांत पर काल का निर्धारण किया जाता है, किसी भी वस्तुओं के समय की जानकारी प्राप्त की जाती है कि यह कितनी पुरानी है या कितनी नई है, तो उसे ही हम लोग स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो वो बताए हैं कि जॉन मार्शल उत्खनन में स्तर विन्यास का ध्यान रखते थे। स्तर विन्यास का मतलब वही स्तरीकरण सिद्धांत वाला बात है। बात समझ में आ रहा? स्तर विन्यास का ध्यान रखते थे, इसका मतलब वह जो उत्खनन करते थे तो उत्खनन में जो है सो स्तर विन्यास यानी कि टाइम टेबल का ख्याल रखते थे कि किस वस्तु का उत्पादन किस समय में लगभग हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, मार्शल ने स्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए पूरे टीले में समान
परिमाण, ठीक है, परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों का एक मुश्त उत्खनन कराया। एक मुश्त का मतलब बताए थे आपको, एक मुश्त का मतलब, एक मुश्त का मतलब मोटा मोटी, है ना। एक मुश्त का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी, एक मुट्ठी जिसको बोलते हैं, है ना। तो उत्खनन में ये स्तर विन्यास का ध्यान रखते थे। मार्शल ने स्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए टीले में समान परिमाण वाले क्षैतिज इकाइयों को एक मुश्त उत्खनन कराया। इसके पृथक पृथक स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। इससे बहुमूल्य जानकारी नहीं मिल पाती थी। कहने का मतलब यह है कि स्तरीकरण का सिद्धांत जो बताता है, स्तरीकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है? काल को निर्धारण करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो बता रहा है कि उत्खनन में स्तर विन्यास का ध्यान रखना होता था। मार्शल ने स्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए पूरे टीले में समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों का एक मुश्त उत्खनन कराया। कहने का मतलब क्या है कि जानते हैं जॉन मार्शल जो है ना, ये स्तरीकरण सिद्धांत के हिसाब से नहीं चल रहा था। यहाँ आपको जो हम बोल दिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, वो स्तरीकरण के बातों को भूल गया कि मतलब कि किस काल में इस वस्तु का उत्पादन हुआ, किस काल में नहीं हुआ, इसका उत्पादन कब हुआ था, इसका सारा बात भूल गया था। वो सबको एक मुश्त में ही उत्खनन कर दिया। कहा कि इस समय में, मतलब कोई एक फिक्स टाइम में ही ना, वो सबको बता दिया कि इसी समय इसका उत्खनन हुआ था। बात समझ में आया? समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों को एक मुश्त उत्खनन कराया। इससे पृथक पृथक स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष रूप से सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब सबको एक ही ग्रुप में रख दिया। जो पहले उत्खनन हुआ वो और जो बाद में उत्खनन हुआ, सबको एक ही समय में रख दिया। वो कहा वो अलग अलग नहीं किया, मतलब स्तरीकरण के सिद्धांत को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। उसको क्या कर दिया? अनदेखा। देखिए लिखा हुआ ना कि मार्शल ने स्तर विन्यास को वो क्या कर दिया था? तो अनदेखा कर दिया था। बात समझ में आ रहा है ना? स्तर विन्यास किसे कहते हैं? जो कि काल को निर्धारण करने के सिद्धांत को ही स्तर विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? तो उन्होंने क्या किया कि समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों को एक मुश्त उत्खनन कराया। इससे पृथक पृथक स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष रूप से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। इससे बहुमूल्य जानकारी नहीं मिल पाती थी। कहने का मतलब, और इसी का परिणाम यह हुआ कि आपको बहुमूल्य जानकारी, यानी कि आपको अलग अलग समय का वस्तु रहता तभी तो अलग अलग जानकारी मिल पाती। अब सबको एक ही में डाल दिया तो उसे क्या जानकारी मिल पाएगा? सब तो हो गया घोर मट्ठा हो गया ना, सब एक ही में मिल गया। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे REM व्हीलर के बारे में। तो जानते हैं फेमस जो है यही 2-3 का नाम आपको रहता है। सबसे पहला जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। दूसरा कौन थे? जॉन ई मार्शल थे। और तीसरा जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं REM व्हीलर। REM व्हीलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हीलर 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। याद रखिएगा कि व्हीलर जो थे REM व्हीलर, इनको शॉर्ट में व्हीलर कहा गया है। ठीक है, तो व्हीलर जो थे वो कब बने थे पुरातत्व विभाग के ये निर्देशक? तो 1944 ईस्वी में। कब बने थे? 1944 ईस्वी में। तो बताएंगे कि REM व्हीलर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक कब बने थे? 1944 ईस्वी में। कब बने थे? 1944 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। उन्होंने मार्शल के विपरीत यह माना था। मार्शल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? मार्शल क्या किया था? वह स्तरीकरण का सिद्धांत जो था उसको अनदेखा कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि उसके विपरीत चला था। तो देखिए क्या विपरीत चला था? तो उसका विपरीत वही है कि वह स्तरीकरण का सिद्धांत नहीं ध्यान रखा, और ये जरूर ध्यान रखेगा, इसलिए विपरीत काम किया है। उन्होंने मार्शल के विपरीत यह माना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये बात गलत है। अगर इस तरह से होगा तो हम लोग बहुत सारे वस्तुओं की जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो खुदाई के आधार, वह जो है सो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर, और क्षैतिज इकाई का मतलब ये समझ लीजिए पहले उन्होंने मार्शल के विपरीत क्या माना था? तो समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक समझा है।
अब यहाँ पर जरा समझने का प्रयास कीजिए। हम बताए थे चैप्टर के शुरुआत में ही कि जब क्षैतिज लंबवत जब खुदाई की जाती है तो उसमें जितनी ज़्यादा गहराई पर जो वस्तु निकलती है उसको उतना ही ज़्यादा पुराना माना जाता है। उस बात को यह पूरा ख्याल रखे हैं। कौन? R.E.M. व्हीलर ने। R.E.M. व्हीलर ने करना अत्यधिक आवश्यक था। वे सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। वो सेना में क्या रह चुके थे? ब्रिगेडियर। क्या रह चुके थे? ब्रिगेडियर। क्या रह चुके थे? ब्रिगेडियर। कौन रह चुके थे? तो R.E.M. व्हीलर ने। ठीक है। अतः उन्होंने खुदाई में अनुशासन और परिशुद्धता पर विशेष जोर दिया है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। कार्बन 14 विधि के द्वारा और R.E.M. व्हीलर के द्वारा जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है वो सर्वाधिक मान्य काल कहा गया है। तो बताइए कि R.E.M. व्हीलर जो थे वो किस पद पर काम किए थे? ब्रिगेडियर के पद पर। किस काम पर? ब्रिगेडियर के पद पर। सेना विभाग में वो काम करते थे। ये भी याद रखिएगा। किस विभाग में काम करते थे? सेना, फौज डिपार्टमेंट में। आइए अब आगे हम लोग जानते हैं कुछ जानकारी और भी है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले गए। अब देखिए यहाँ से एक बात जो क्लियर होने जा रहा है, बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि इसके बारे में बराबर डाउट रहता है बच्चे को। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वो कौन कौन सा था पहले ये मुझे बता दीजिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो था ना, कालीबंगान था, रंगपुर था, लोथल था, है ना, आलमगीरपुर था। तो ये सब जो था ये सब हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। लेकिन जब अपने देश का विभाजन हुआ, मतलब भारत का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ ना, तो उसके बाद जो है जितना भी हड़प्पा का मैक्सिमम स्थल था वह देखिए कि कहाँ चला गया, कैसे क्या हुआ, वो जरा ध्यान सुनिए। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल विभाजन के पश्चात वह पाकिस्तान में चले गए। कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अतः स्वतंत्रता पश्चात यानी कि देश के आज़ादी के बाद, है ना, भारतीय पुरातत्वविदों ने भारतीय पुरास्थलों को चिन्हित करने पर जोर दिया। कच्छ में संपन्न व्यापक सर्वेक्षणों से कई बस्तियां प्रकाश में आई। काली बंगान, लोथल, राखी गढ़ी, हाल में ही धौलावीरा की खोज इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मतलब मैक्सिमम स्थल जो है वह आपको कहाँ चले गए? अभी जस्ट पढ़े थे, पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद होने के बाद पुरातत्वविदों ने इस चीज़ को खोज करना शुरू किया कि भाई ये सब जो स्थल था ये कैसे है, कहाँ है, नहीं है। खोज करने का प्रयास किया। और इसके बाद क्या हुआ कि कक्ष में संपन्न सर्वेक्षणों के बस्तियां, और इसके बाद क्या हुआ जब प्रयास किए तो कुछ चीज़ जो है, कुछ स्थल उसको जो है सो लाइट में आया। मतलब उसको देखिए लिखा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में और अधिक जानकारी बाबत भारतीय और विदेशी विद्वानों ने रुचि ली। कहने का मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी जो ली गई है वो भारतीय भी लिए हैं और कुछ विदेशी भी लिए हैं। भारतीय भी लिए हैं और विदेशी भी लिए हैं। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्राप्त पुरावशेषों का वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म अध्ययन कर नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाया गया। चित्र 3 में देखिए मोहनजोदड़ो की मनुष्य मूर्ति पुरोहित राजा की मूर्ति है। और बताइए आप कि मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? सही बात बताए, वह आपको पत्थर की बनी हुई थी। और एक बार पुनः आपको हम मूर्ति पर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यह जो मूर्ति है यह राजा पुरोहित की है, यानी कि पुरोहित राजा की है। बिल्कुल, जरा हम इसको छोटा कर दिए चित्र को, अब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये पुरोहित राजा की जो है, ठीक है, ये मूर्ति है जो कि पाषाण की बनी हुई, यानी कि पत्थर की बनी हुई, देखने से भी स्पष्ट हो रहा है। और याद रखिएगा कि वो पाषाण की मूर्ति जो मिली थी ना वो पुरोहित की मूर्ति थी। और कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि वो जो मूर्ति मिली थी ना, मान लीजिए कि उस मूर्ति पर लिखा हुआ था मोहन नाम का कोई व्यक्ति है। बात समझ गए? उसी से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। लोथल में एक गोदी समझते हैं?
डाकयार्ड होता है। गोदी का मतलब क्या होता है? डाकयार्ड। बात समझ गए? यहाँ जो आपको बता रहे थे हम डॉकयार्ड के बारे में, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि डॉकयार्ड को हम लोग शिप यार्ड भी कहते हैं। डॉकयार्ड को क्या कहते हैं? शिप यार्ड भी कहते हैं। और शिप यार्ड या डॉकयार्ड को हिंदी में हम लोग गोदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदी कहते हैं। अब जो है सो आपको हम ये बता देते हैं कि शिप यार्ड क्या है और डॉकयार्ड क्या है ना। तो डॉकयार्ड या शिप यार्ड तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, बराबर है। शिप यार्ड का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर जलयान, तो जल में कौन सा यान रहता है? पनिया जहाज। तो पनिया जहाज जहाँ पर ठीक होता है, यानी कि मरम्मत जहाँ पर होता है और जहाँ पर पनिया जहाज का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डॉकयार्ड या शिप यार्ड कहते हैं। और इसे हिंदी में हम लोग गोदी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गोदी। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। जहाँ जहाज का निर्माण होता है और उसका मरम्मत होता है, ठीक है। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोदी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो कहता है कि लोथल में एक गोदी मिली थी। लोथल में एक गोदी मिली थी। तो आप एक बात बताइए, पहले से पता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर किसको कहा गया? कहा गया ना, क्योंकि बंदरगाह का मतलब पहले बता देते जहाँ पर जहाज रुकता है और जहाँ से प्रस्थान करता है उसको बंदरगाह कहते हैं। आयात निर्यात जहाँ से होता है। तो कहने का मतलब जहाँ पर मान के चलिए जहाँ पर जहाज जाता है आता है, तो खराबी उराबी जहाँ होगा तो वही ना ठीक कराएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि गोदी यानी कि डॉकयार्ड कहाँ से मिला था? गोदी से। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। अगर नहीं याद रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी बच्चा को हमेशा आप गोदिए में लेकर रहिएगा, अच्छा लोथे ना हो जाएगा। इसलिए गोदी या डॉकयार्ड कहाँ पर? तो लोथल में। इसके बाद है आपको साथ ही फारस की भी कुछ मोहरें मिली है ना। फारस की भी कुछ मोहर मिली है। कहाँ से? तो गोदी से। अगर पूछे आपको कि ये सॉरी लोथल से कि ये फारस की मोहरें कहाँ से मिली थी? फारस की मोहरें लोथल से मिली थी। आगे प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? एक बर्तन में नाव का चित्र बना हुआ मिला। एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ मिला है। मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव समझते हैं ना, बोट जिसको बोलते हैं, हाँ बोट का चित्र मिला है, बर्तन पर बना हुआ था, कलाकारी था, ठीक है। कालीबंगान में बेलनाकार मोहर मिला है। कालीबंगान में क्या मिला है? बेलनाकार मोहर। बिल्कुल। बेलनाकार का मतलब तो समझते ही हैं आप, बेलन के आकार का जो होता है उसको बेलनाकार कहते हैं, लंबा, ठीक है ना। तो इसलिए कालीबंगान में बेलनाकार मोहर मिला से यहाँ से 2-3 प्रश्न बन रहा है कि फारस की मोहर कहाँ से मिली थी? तो लोथल से मिली थी। दूसरा है आपको बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली थी? कालीबंगन से मिली थी। बर्तन पर नाव का चिन्ह मिला था, आपको कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। तो देखिए ये भी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि आप जो है ना सो स्नान करने के लिए नदी में जाइएगा, और नदी में कैसे जाएगा? नाव पर बैठ के। तो इसलिए याद रखिएगा कि सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। इसलिए नाव तो बर्तन पर नाव का चित्र कहाँ मिलेगा? समझ गए ना। आगे चाहिए बेलनाकार मोहर जो मिला है वो आपको कालीबंगान में मिला है। नहीं याद रहेगा तो आप याद रखिएगा कि आप दिन में क्या खाते हैं? अधिकतर आदमी क्या खाता है? चावल की रोटी, चावल, और रात में क्या खाता है? तो रात में ना रोटी बनाने में बेलना का काम पड़ेगा। इसलिए याद कर देखिए कालीबंगन जो है वह आप कालीबंगान जो है कालीबंगान में क्या मिला है? तो बेलनाकार मोहर मिला है। यानी कि बेलन का काम हम लोग कब करेंगे? बेलना का काली रात में करेंगे। कब करेंगे? काली रात में करेंगे। इसलिए बेलनाकार मोहर कहाँ मिला है? कालीबंगान में मिला है। आगे है कि बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की विशेषता थी। तो बेलनाकार मोहर जो मिला था वो मतलब कहाँ पर मिला था? बताइए फटाफट से। कालीबंगान में मिला था, ठीक है। और आगे चलिए। तो बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की विशेषता थी। याद रखिएगा कि बेलनाकार मोहर जो है वो कहाँ की विशेषता थी? किस जगह की? मेसोपोटामिया की विशेषता थी। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलें मिले हैं। मेसोपोटामिया में क्या मिले हैं? तो हड़प्पा की सील। सील मतलब क्या होता है? सील मतलब पत्थर। सील का मतलब मोहर भी होता है और पत्थर भी होता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलें मिले हैं। इन सब पुरातात्विक साक्ष्यों से एक कहानी का निर्माण हुआ। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया और फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के साथ जो है वह व्यापार कौन कौन करते थे? फारस और तो मेसोपोटामिया और फारस, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो था
मेसोपोटामिया और फारस से था। बात यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए कैसा संबंध था? तो व्यापारिक संबंध था। ठीक है, चलिए तो हड़प्पा सभ्यता का जो है जो संबंध था वो कैसा संबंध था? व्यापारिक संबंध था। और बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो था वो किससे किससे था? तो मेसोपोटामिया से था और फारस से था। किससे किससे था बताइए? मेसोपोटामिया से और फारस से था। बात समझ गए? चलिए आगे है, यह व्यापार नावों के द्वारा होती थी। पहले जो व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था? नावों के द्वारा। नाव का मतलब नाव, बोट है ना, बोट के द्वारा होता था, जहाज के माध्यम से। इसके बाद है आपको, यह कहानी तब और प्रामाणिक साबित हुई, जबकि कहता कि यह कहानी तब और प्रामाणिक साबित हुई जबकि मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा है ना, मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा मिली है ना। मेलुहा यानी कि सिंधु एक क्षेत्र था, सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र था मेलुहा। याद रखिएगा, मेलुहा जो था वो क्या था? सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र था। और यहीं से आपको जो है यह आपको व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी मिली थी। ठीक है, चलिए देखिए अब जो हम आपको दिखा रहे हैं चित्र नंबर 4 में, वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहर है। और इस मोहर में आप देखिए यहाँ पर सांड का निशान लग रहा है, यहाँ देखिए बैल का निशान लग रहा है, नहीं यहाँ पर देखिए हाथी का निशान लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है सो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर है इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। अर्थात हड़प्पा की मोहरों को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बात समझ में आ रहा है? तो यही कहानी ना अभी हम पढ़े थे कि जॉन मार्शल को, किसको? जॉन मार्शल को जो है, नहीं जॉन मार्शल नहीं, कनिंघम को एक अंग्रेज मोहर दिया। और उस मोहर को पढ़ने के लिए जब दिया तो उसको पढ़ के काल निकालने में उसका समय कि यह मोहर किस टाइम का है निकालने में वो असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। तो इसलिए याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और हड़प्पा सभ्यता की मोहर को भी आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। उसे मोहर में आपको जो है वो किस जानवर का अंतर मिला है? गाय। तो याद रखिएगा बैल का। किसका? बैल का। हाथी। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं बस छोटा सा चिन्ह देखिए, ये हाथी जैसा लग रहा है और ये वाला आपको किसके जैसा लग रहा है? सांड के जैसा लग रहा है ना। यहाँ भी ये सांड के जैसा ही लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अलावा और हमको स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको मौखिक हम आपको बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो भी मोहर प्राप्त हुए थे उस मोहर में अगर पूछे कि किस किस जानवर का उत्कीर्ण हुआ था, कौन कौन जानवर का जो मतलब चित्र था, तो याद रखिएगा घोड़ा का था, बोलिए, घोड़ा का था, बैल गाय का था, हाथी का था, बोलिए घोड़ा, गाय, हाथी है ना। और इसके बाद याद रखिएगा बैल। देखिए अब दो को एक जगह पर याद कर लीजिए, एगो गाय को और एगो बैल को, क्योंकि गाय और बैल दोनों जो है सो एक ही लगभग प्रजाति मिल रही है। तो इसलिए गाय से बैल बनता है ना भाई, तो इसलिए गाय और बैल याद रहेगा। गाय और बैल के बाद जो हो जाएगा आपको याद रखना है एगो घोड़ा और एगो हाथी। इसको ऐसे याद रखिए, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह। हम लोग बोलते हैं ना हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह। तो इसलिए आप यदि हाथी याद आ जाएगा तो घोड़ा याद आ जाएगा, इससे पहले हाथी याद रखिए। तो अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर में किन किन जानवरों का चित्र अंकन हुआ था? गाय, बैल, हाथी, घोड़ा। बहुत अच्छा, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा था। जबकि अगर रहे कि किसका नहीं था तो नहीं में तो बहुत सारा जानवर आ सकता है। वैसे शेर खास तौर पर आपको इस ऐसे प्रश्न में आपको देखने को मिलता है। बात समझ गए यहाँ तक? आइए आगे है वर्तमान के शिवलिंग। शिवलिंग समझते हैं ना? शिवलिंग महादेव का जो लिंग है, शिवलिंग की भांति कुछ पत्थर भी आपको स्थलों की खुदाई से मिले हैं। बात समझ में आ रहा है? स्थलों के खुदाई से मिले हैं। अब चूंकि यहाँ धर्म का विशेष महत्व था, कहने का मतलब शिवलिंग के जैसा जो आपको पत्थर मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में भगवान का भी पूजा किया जाता था, यानी कि धर्म का भी विशेष महत्व था, ऐसा आपको जानकारी हो रहा है। क्या चीज से? तो छोटे छोटे शिवलिंग जैसे पत्थरों से। अतः यह लिंग भी हो सकता है, ऐसा मान लिया गया कि हो सकता है यह शिवलिंग ही होगा। या और खेल की गोटियां, अब जैसे गोटी गोटी खेलते हैं तो खेल की गोटी पत्थर को मान लेते हैं ना आप लोग, तो इसके बारे में बता रहा है कि यह लिंग भी हो सकते हैं और खेल की गोटियां भी हो सकती है। बनवाली से कुछ खिलौने भी मिले हैं, है ना। बनवाली से कुछ खिलौने भी मिले हैं। एक पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी भी मिले हैं।
याद रखिएगा कि बनवाली से, कहाँ से? बनवाली से बनवाली से कुछ खिलौने ही मिले हैं और वहीं से पकी मिट्टी की खिलौना गाड़ी ही मिला है। मतलब पकी हुई मिट्टी का खिलौना होता है ना, हम लोग देखे थे कि बच्चे लोग पहले क्या करता था कि मिट्टी का गोली बना लेता था और उसको आग में क्या करता था? पका देता था, तो एकदम पक्का बन जाता था वो। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि बनवाली से कुछ खिलौने ही मिले हैं और एक पकी हुई मिट्टी का भी खिलौना मिला है। और वह खिलौना किस टाइप का मिला है? तो जैसे कि बैल है और बैल टायर में लगा हुआ है बैलगाड़ी में, और उसको एक चलाने वाला व्यक्ति है, जैसा कि आपको हम चित्र दिखा रहे हैं। देखिए बनावली से, है ना, बनवाली से यही चित्र, ये मिट्टी का एक खिलौना मिला था जो पकी हुई मिट्टी का एक खिलौना था। बिल्कुल मिट्टी का खिलौना था, पकी हुई मिट्टी का, यानी कि मिट्टी को बना करके उसको आग में पका दिया था। देखिए इस यहाँ पर आपको बैल नजर आ रहा है, इसका वो बैल को चलाने वाला जो है सो ड्राइवर नजर आ रहा है ना, तो इसलिए यह एक खिलौना नजर आ रहा है आपको। पकी मिट्टी का यह खिलौना था और ऐसा मान लिया गया कि जब ये दोनों बैल था तो ये बैलगाड़ी था। ये क्या था? बैलगाड़ी था। तो अब बताएंगे आप लोग कि बनावली से ये पकी मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला था? बनवाली से। बिल्कुल पकी मिट्टी का खिलौना गाड़ी जो मिला था, गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी कहाँ से मिला था? तो बनवाली से। बनवाली से कहाँ से? बनवाली से। देखिए हम बैलगाड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे? वन में जाएंगे ना सामान सब लाने के लिए। इसलिए याद रखिएगा कि बनवाली से जो है सो पकी हुई मिट्टी का खिलौना गाड़ी मिला था। वहीं ये भी याद रखिएगा कि बनवाली से ही जो है सो आपको खिलौने भी बहुत सारे मिले थे। बात समझ में आ रहा है? और कुछ पत्थर भी मिले थे, कुछ पत्थर पाषाण जो कि शिवलिंग के आकार का था। तो इसके बारे में यह अनुभव किया गया, अनुमान किया गया है कि या तो ये शिवलिंग भी होगा या खेलने का गोटी भी होगा। आगे है, अतः इनका विश्लेषण पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1948 में किया। मतलब इन सब सारी बातों को जो बताया है वो 1948 में किसने बताया है? अर्नेस्ट मैके ने बताया है। और अर्ली इंडस, है ना, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में इस प्रकार किया गया है। याद रखिएगा अर्ली है, अली नहीं है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन याद कीजिए। बताइए अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में अर्नेस्ट मैके ने 1948 ईस्वी में बताया है। तो याद रखिएगा कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया है। नहीं याद रहे तो देखिए अ से अर्ली है, अ से अर्नेस्ट है ना। इसलिए अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। बात समझ गए? चलते हम लोग अगले कंटेंट पर। चलिए आगे है लाजवर्द मनी जैस्पर, है ना, लाजवर्द मनी जैस्पर चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो कि सुंदरता से तराशे हुए। इससे तराशने वाला वर्ड से कुछ याद आया? तराशा हुआ और तैयार किया, इस मूवी जो बोला जाता है तराशा हुआ। तो इसलिए तराशे और तैयार किए गए थे जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। तो बताइए कितने ऊंचाई के थे? 2 इंच से भी कम। लाजवर्द मनी जैस्पर, और इसके बाद है आपको चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो शंकु समझते हैं ना, तुर्की टोपी के जैसे जो होता है, सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। कितने ऊंचाई के थे? 2 इंच से भी कम ऊंचाई। 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना जाता है। सही बात है। देखिए 2 इंच से भी कम, और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग जो घर में रखा जाता है ना, वह आपको एक अंगूठा, ये देख लीजिए, एक अंगूठा से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए वो वाला बात कहाँ पर प्रूफ जाकर के मिल गया? हमारे इतिहास में मिल गया। देखिए क्या लिखा है कि लाजवर्द मनी जैस्पर चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो कि सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। वो कितने ऊंचाई के थे? 2 इंच से भी कम ऊंचाई। इसलिए याद रखिएगा कि ऐसा मान्यता है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से, और हमारा इतिहास भी आज प्रूफ कर रहा है कि शिवलिंग यदि घर में रखें तो वह 2 इंच से भी कम होना
चाहिए, नहीं तो उसको पूजा का विधान हो जाता है। मंदिर के जैसे आप पूजा का पूरा विधान कीजिए तब, नहीं तो फिर उसका जो सो आपको गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो छोटा छोटा पत्थर था, ये पत्थर सबका नाम है लाजवर्द पत्थर होता है। लाजवर्द मणि किसका नाम है? पत्थर का। जैस्पर किसका नाम है? पत्थर का। और चालसेडनी जो है यह भी एक पत्थर का ही नाम है। तो इस पत्थर का जो यूज किया जाता था वो आपको जो है सो ऐसा माना जाता है कि वो 2 इंच से कम था। इसका मतलब ये माना गया कि या तो शिवलिंग होगा या नहीं तो खेलने वाला गोटी होगा। बात समझ में आ रहा है? अर्थात ये पत्थर की मोहरें भी हो सकती हैं। और ऐसा ही माना गया कि मोहर तो 2 इंच का छोटा छोटा होता है कि नहीं, तो मोहर मारने वाला आपको 2 इंच का पत्थर मोहर भी हो सकता है, खेल की गोटी भी हो सकती है और लिंग भी हो सकती है। बताइए क्या क्या हो सकती है? मोहर भी हो सकती है, खेल की गोटी और लिंग भी हो सकती है। बात समझ में यहाँ तक आया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है चन्नू दरो। चन्नू दरो से एक बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, है ना? चन्नू दरो से क्या मिले हैं? एक बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो जाएगा। और क्या उत्पन्न हो जाएगा पता है? आप देखे थे हड़प्पा में, नहीं ये तो हम हड़प्पे की कहानी ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक बैल का जो अभी चित्र दिखाए थे आपको, वो कहाँ से मिले थे? चन्नू से, यहाँ से कालीबंग, वो मिले थे बनवाली से। कहाँ से मिले थे? बनवाली से। और नहीं याद है तो देखिए बॉस से बनवा लिया, बॉस से बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी जो मिला था, खिलौना का गाड़ी जो मिला था, वो आपको मिला था बनवाली से। लेकिन अगर बैलगाड़ी की चर्चा करें तो याद रखिएगा बैलगाड़ी का चन्नू दरो से। कहाँ से? चन्नू दरो से। चन्नू दरो से। अगर नहीं याद रहे तो ऐसा समझ लीजिए कि बैल को जो आप देखिएगा, बैल और भैंस सब सींग रहता है उस सबको, और उसको देख करके डर हो जाता है कितने आदमी को। तो ऐसा सोच लीजिए कि बैल के सामने आप जाइएगा ना, कहीं जो आपको सींग से मार दिया तो आपका आंख चुनराइए जाएगा ना। इसलिए याद रखिए कि बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? चन्नू दरो से। बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? चन्नू दरो से। चलिए आगे है कि कालीबंगान से हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगान से क्या मिला है? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो पुराना प्रश्न है आपके लिए। बनावली से मिट्टी से बने और बनावली से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है। बनावली से आप मतलब पहले ये बताइए बनावली से क्या क्या मिला है? बैलगाड़ी। देखिए मिट्टी का खिलौना मिला था और एक और खिलौना मिला था जो बैलगाड़ी के जैसे दिखाई पड़ता था ना। तो यहाँ बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। और याद रखिएगा कि कालीबंगन से खेत जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बनावली से मिट्टी, देखिए मिट्टी का जो बनाया गया हल होगा तो मिट्टी को हल के जैसे बनाया गया होगा ना, तब बौ से बनाया गया, तब बौ से बनावली। इसलिए याद रखिएगा कि बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कुछ स्थानों से पकी मिट्टी से बनी, आइए, कुछ स्थानों से पकी मिट्टी से बनी वृषभ की मूर्ति मिली है। बताइए वृषभ का मतलब क्या होता है? वृषभ का मतलब होता है वैल। क्या होता है? वैल। तो वृषभ की मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है? हाँ, ये जगह स्थापित ये नहीं किया है, मतलब कि बताया नहीं कि यह किस जगह से मिली है। बस हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगहों से वृषभ की मूर्ति मिली है। वृषभ मतलब होता है बैल। ठीक है, एक स्थान से चित्र में दिखाई गई पकी मिट्टी का खिलौना भी मिला हुआ है, जो कि अभी आपको दिखाए थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी भी चलती थी या था। बात समझ में आ रहा है? जो सामान ढोने का कार्य करता था बैलगाड़ी से। आजकल हम लोग क्या करते हैं? सामान ढोते हैं। तो उसी तरह से सामान ढोने के लिए किसका यूज करता था? बैलगाड़ी का। इससे आंतरिक व्यापार का संकेत मिलता है। कहने का मतलब इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वहाँ जो है तो आपस में हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था, उन सभी स्थलों के बीच में आपस में क्या होता था? व्यापार का काम होता था और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में हल के द्वारा खेती भी की जाती रही होगी। तो बताइए अब कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? मिट्टी का हल मिला हड़प्पा से नहीं, बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। बताया था अभी मिट्टी का हल तो बनाया जाएगा, तो बनवाली से। अब ये बताइए आप कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बैल, वो भी कहीं मिला था। बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बताइए। बैलगाड़ी का साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। चन्नू दरो से। जैसे बोलते कि बैल को सींग को देकर के चुरा देंगे ना, चन्नू दरो से मिला है। यहाँ तक समझ में आया?
देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो पकी हुई मिट्टी से बना एक वृषभ का चित्र है। वृषभ का मतलब जस्ट बताए थे, वह से वृषभ है, वह से बैल होता है। क्या होता है? बैल होता है। बात समझ में आ रहा है?